हाँ जी, एक दो क्वेश्चन और कर लें रेशियो के। कल मैंने जो दिए थे होमवर्क कर लिए नहीं करे? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको ये रेशियोज दिए हुए हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रेशियोज दिए हुए हैं। आपको 2015 की एसेट भी दी हुई है 26 लाख। अब आपको 2016 का P&L और बैलेंस शीट तैयार करना है। बुक है आप लोगों के पास? मेरे को बताते रहना। हाँ। इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? हमेशा जब भी आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन, मतलब रेशियो से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो स्टार्टिंग वहां से होगी जब जो आपको रेशियो गिवन है। तो रेशियो आपको जो गिवन है, पहला रेशियो आपको फिक्स एसेट गिवन है, तो फिक्स एसेट से रिलेटेड रेशियो देखो। फिक्स एसेट आपको गिवन है कितने रुपए? 25 लाख रुपए। 25 लाख ही ना, देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 8 में 8 नीचे देखो फिक्स एसेट कितने की है? 26 लाख की है। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड रेशियो देखो। फिक्स एसेट से रिलेटेड रेशियो, तो फिक्स एसेट टू सेल्स क्या फॉर्मूला होगा? फिक्स एसेट अपॉन सेल्स। और क्या रेशियो गिवन है? कितना रेशियो गिवन है? 1:3 यानी 1/3। तो इससे हमारे पास सेल्स आ जाएगी। सेल्स कितनी हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेल्स 1 हो जाएगी और फिक्स एसेट इंटू 3। और फिक्स एसेट कितनी है? 26 लाख इंटू 3 यानी 78 लाख। दूसरा रेशियो क्या, कौन सा गिवन है फिक्स एसेट से रिलेटेड? फिक्स एसेट टू करंट एसेट। क्या फॉर्मूला बनेगा? फिक्स एसेट अपॉन करंट एसेट। और ये है ना? तो यहाँ पे करंट एसेट आ जाएगी। करंट एसेट इक्वल्स टू फिक्स एसेट इंटू 11/13। तो 26 लाख इंटू 11/13 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 22 लाख। फिर इसके बाद कौन सा रेशियो है? करंट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? और कितना रेशियो गिवन है? 2। तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी इससे करंट एसेट अपॉन 2, 11 लाख। ठीक है, इसके बाद कौन सा रेशियो है? इसी के नीचे देखो कौन सा रेशियो था? करंट रेशियो है ना? तो लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला बनेगा? लॉन्ग टर्म लोन अपॉन करंट लायबिलिटी। और ये कितना है? 2। तो इससे हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा 2 इंटू करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आएगी तो 22 लाख आ जाएगा। इसके नीचे अब देखो अपने पास क्या क्या आ गया। अपने पास टोटल एसेट आ गई है। फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, ये क्या होती है? टोटल एसेट। फिक्स एसेट कितनी है? 26 लाख। और करंट एसेट कितनी है? 11 लाख। कितना हो गया? करंट एसेट 22 लाख है, सॉरी 22 लाख है, 48 लाख हो गया।
तो टोटल एसेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल लायबिलिटी विच इज 48 लाख। अब टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या होता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटी। तो इक्विटी आ जाएगी हमारे पास टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लोन जो कि कितना है 22 लाख, और माइनस करंट लायबिलिटी जो कि कितना है 11 लाख, यानी 15 लाख। इक्विटी आ गया। इक्विटी में क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, और इसका रेशियो क्या है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व। वन इज टू, तो इस 15 लाख को 1:4 में डिवाइड कर दो, 3 लाख और 12 लाख। कॉपी कर लो फटाफट, खत्म। खत्म आज, अभी करा देंगे खत्म, यही बोल रहा हूँ मैं। आपकी लास्ट क्लास है अपनी। सर तो 28 से आएगी। ये कहाँ गए दो, अंदर अंदर थे जो दोनों, कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है? चले गए, 2 जने थे, निकलता एक तो। हो गया। ओ, 2 दिन में ही? ठीक है ना, लेकिन नहीं ठीक, ठीक है। भूख नहीं लाएगे तुम आज? लिख रहे हो ना? टाइम वेस्ट ही हो रहा है यहाँ बैठे बैठे।
दक्षिणा देनी पड़ेगी अभी। दादी ₹5 फ्री में तो कोई नहीं देते, कोई नहीं देता। तो तुम मांगोगी ऐसे तो देंगी नहीं क्या? नहीं मांगूंगी नहीं, मैंने ऐसे बोला नहीं। अंकल अंकल नहीं क्या वो मैंने उसको बोला अरे थोड़ी सी तेरी पढ़ाई मजाक करके मजाक गिराने के लिए सर ये लगती है फोर्थ क्लास की है यार। नहीं नहीं उसको पता है मुझे, मेरे नोज पट्टी का आता है तो कर लिया। अब देखो सेल्स हमारे पास आ गया है। सेल्स के बाद ये कौन सा था, फिफ्थ 6 पॉइंट। सेल्स के बाद जीपी हमें की दिया हुआ है, कितना है सेल्स का? तो 78 लाख का 15%। नेट प्रॉफिट 8% ऑफ इसके बाद आपको इससे क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी। है ना। अब इसके बाद आपको क्या गिवन है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना दे गिवन है। 20% ऑफ अब वर्क कॉस्ट क्या है यहाँ पे, तो वर्क कुछ कॉस्ट कुछ अलग से तो गिवन नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही मानेंगे। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना परसेंट है, 20% निकालिए। और वेजेस कितना है, वर्क कॉस्ट का 10%, 663,000। इसके बाद आपको रॉ मटेरियल स्टॉक गिवन है 3 मंथ्स यूज। अब 3 मंथ्स यूज मतलब हम इतना स्टॉक रखते हैं कि 3 महीने का काम चल जाए, तो इसके लिए हमें देखना होगा पूरे साल कितना स्टॉक चलता है, तो पूरे साल इतना स्टॉक चाहिए होता है, ये पूरे साल का कंजम्पशन है। तो हमें 3 महीने का स्टॉक रखना है, तो 3 महीने का स्टॉक कितना हो गया, 13,26,000 का 3/12। और फिनिश गुड्स स्टॉक भी दे रखा है आपको, कितना है, वर्क कॉस्ट का 6%। इसका 6%। अब क्या रह गया,
डेटर कलेक्शन पीरियड मंथ्स में है डेज में? तो डेज अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो, और ये 60 है ना। अच्छा मैंने नंबर ऑफ डेज 360 लिया ताकि राउंड फिगर में आ जाए। 360 वाले लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये अजम्पशन डाल देना नीचे। तो DTR कितना हो गया 6, और DTR का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स, और ये 6 है। तो डेटर्स कितने हो जाएंगे? क्रेडिट सेल, पूरी सेल को ही क्रेडिट सेल मान लेंगे, डिवाइड बाई 6, 13 लाख। हैं? पूछा क्या था? ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो सर आप इस कुछ चैप्टर पढ़ेंगे ना। हम्म। हम्म। नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया पूरा, ये राजस्थान, यूपी, हरियाणा, ये सब नॉर्थ इंडिया में। क्या लिखा है? मतलब सब में मिला के बोला ही नॉर्थ इंडिया। बाहर भी है लेकिन सब इन द सेंस कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है इंस्टीट्यूट में। लिख लिया? हाँ जी, ट्रेडिंग इन P&L।
2016 की सेल कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हाँ जी, 6,30,000। अब इसका बाइफरकेशन आप लिख सकते हो। इसमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया, वेजेज आ गया, बाकी को डाल दो अदर्स में। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 1326। वेजेस कितना है? 663। बाकी अदर कितना हो गया? चौवालीस। 41,000 है ना? डिफरेंस क्या हो गया? जीपी। कैरी ब्रोड डाउन करेंगे बाय जीपी ब्रोड डाउन 1170। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे, वो है नहीं अपने पास, लेकिन नेट प्रॉफिट है अपने पास 624। तो बैलेंसिंग फिगर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे 546,000। ये लो जी आपका ट्रेडिंग P&L तैयार। करो कॉपी। अब देखूंगा सही यहाँ की अब पट्टी लगा के तोड़ना होगा यार, देखूंगा कि नहीं। वो घोड़े के लगा देते ना, वो सीधा देखता है उसको। सीधा मेरी क्लास में जाऊंगा सीधा, ऐसे थोड़ा ना। अभी तो आप आई थी, आ दिया कोर्स। बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, मेरी वाले बच्चे कुछ जानते ही नहीं। अरे वही स्पीड है, मेरे को पता है ना। नहीं, आप मेरे को एक हफ्ता लिया था, एक एक घंटे की क्लास, या दो दो घंटे की क्लास, आज चौथी क्लास है। मैंने कभी घर जाके कर लिया, कॉपी कर लिया। अच्छे से कभी ध्यान नहीं दिया मगर अरे अपन का अभी क्वेश्चन कर लेते हैं और जितने हो सकते हैं। आपको लगेगा फर्स्ट चैप्टर करना है तो करेंगे, नहीं तो अगली अगली बार रख लेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। और आपको वैसे भी 28 से आना है तो आप लोग हेलो। सर आज क्वेश्चन करा दो, इसको भी ले लो। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल कितनी निकाली अपन ने? 3 लाख निकाली। 15 लाख इक्विटी थी, उसमें शेयर कैपिटल 3 लाख थी और रिजर्व था 12 लाख। लॉन्ग टर्म लोन था 22 लाख। करंट लायबिलिटी थी ये अज्यूम्ड है कि इसमें ऐड है ऑलरेडी नेट प्रॉफिट, क्योंकि अपन सब बैलेंसिंग फिगर में तो निकाल रहे हैं, तो अपन मानेंगे ये ऐड है। फिक्स असेट कितनी है? करंट असेट, हाँ इसका बाइफरकेशन आप लिख सकते हो। इसमें एक तो रॉ मेटेरियल स्टॉक है 331,500, एक फिनिश गुड स्टॉक है 397,800, एक डेटर्स अपने निकाला 13 लाख,
बाकी को डाल दो कैश में। 22 में से तीनों लेस कर दो। बैलेंस शीट तैयार हो गई है ना। ठीक। हाँ हाँ हाँ। सर के प्लान पोस्टपोन हो जाते हैं। हाँ 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 नहीं मैं बोल दूंगा। नहीं आप ऐसे और बोली दे रहे हो। तब और कुछ बोली मत दो। नहीं दे रहा। तो बोलो तो फिर। अभी एक बार ये तो बोलूंगा ना कितना रहेगा ये जाके, अभी पढ़ता है। हो गया ना। हाँ हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस 9th क्वेश्चन में सेल है 60 लाख दी हुई है आपको, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25%, रेट ऑफ इनकम टैक्स है 50%, शेयर कैपिटल टू रिजर्व 7:3 है, करंट रेशियो 2 है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स 6.25% है, इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 लाख दिया हुआ है आपको, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है 60,000, रिसीवेबल दिए हुए हैं 2 लाख, पेबल दिए हुए हैं 2 लाख। अब आपको एक तो ये बैलेंस शीट तैयार करनी है ना, और बैलेंस शीट का देखो फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, है ना, और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी करो यहां पे, क्योंकि अपने को बैलेंस शीट तैयार करनी है, तो जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसको कॉपी करो। लाइब्रेरी साइड में क्या क्या है, लाइब्रेरी साइड में क्या क्या है, 15% डिवेंचर्स और पेबल्स, करंट लाइबिलिटी में पेबल्स और टोटल। असेट साइड में क्या क्या है, फिक्स असेट और करंट असेट। करंट असेट में क्या क्या है, स्टॉक, रिसीवेबल और कैश, ये 3 चीजें हैं ना, फिक्स असेट है ना। अब देखो कुछ आइटम आपको दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन में, आपको जैसे पेबल्स दिए हुए हैं, रिसीवेबल भी दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है, उससे डिवेंचर निकल जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 है जो कि 15% है, तो डिवेंचर कितने के हुए, 4 लाख के, तो यहाँ 4 लाख ही डिवेंचर आ गए। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, उससे स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक, और ये कितना दिया हुआ है, 12, तो स्टॉक आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 12, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 लाख दिया हुआ है, 1.5 लाख, ये स्टॉक आ गया अपने पास 1.5 लाख का। दिया हुआ है ये सब, स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। करंट रेशियो दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये 2 है, इससे करंट असेट आ जाएगा 2 इंटू करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है पेबल्स, तो करंट असेट हो गया 4 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर में कैश आ गया, तो 4 लाख में से 1.5 लाख निकाल दो और 2 लाख निकाल दो, तो क्या आ गया कैश, 50,000।
अच्छा, आप बैलेंसिंग फिगर में दिखाते हो ना चीजें, तो आप नोट जरूर डाला करो उसका कि ये ऐसे आया है। क्या बताओ उसके नंबर हुए, आधे नंबर हुए तो फिर जरूरत नहीं है। अगर आप नोट डाल दोगे ना तो फिर बैलेंसिंग फिगर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए वो चाहता हूँ कि आप इसको दिखाएं। बाई चांस इसके नंबर हुए तो वो नंबर मिलेंगे, नहीं तो क्या वो नंबर काट सकता है जबरदस्ती। हाँ, ये हो गया। अब अपने को दिया हुआ है नेट प्रॉफिट टू सेल्स, और सेल्स भी दी हुई है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना 60 लाख का कितना परसेंट है? हाँ, कितना? 3 लाख। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं करा नहीं है। करो 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 कॉपी। करो करो। हो गया। हाँ, अब देखो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है सेल्स का 6, मैं दिया हुआ है। इससे क्या निकाल लेंगे यहाँ पर? रिटर्न ऑन नेटवर्थ। क्या फॉर्मूला होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नेटवर्थ इंटू 100, और ये कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है ना। तो नेटवर्थ क्या हो जाएगा? EAT अपॉन 25 इंटू 100, ये हो जाएगा। EAT क्या निकाल लिया ना अपन ने, अपॉन 25 इंटू 100, 15 लाख, नहीं 15 लाख। अब इस नेटवर्थ में क्या क्या होता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल रिजर्व, ये नेटवर्थ में आता है, और इन दोनों का रेशियो है 7:3। तो 15 लाख इंटू 7/10, तो ये हो जाएगा 4,50,000। ठीक है ना। इसको बैलेंस शीट में डालो। शेयर कैपिटल आ गया 10.5 लाख, और ये आ गया 4.5 लाख। अब टोटल लाइबिलिटी क्या होगी? 21 तो टोटल एसेट क्या होगी? है ना। तो फिक्स एसेट कितनी होगी? लेकिन आपको यहाँ दिखाना है, दिखाना जरूर है
कि टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टोटल असेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी जो कि 21 लाख है, तो फिक्स असेट क्या होगी 21 लाख माइनस 4 लाख। दिखाएं जरूर बैलेंसिंग फिगर में लिखने की जगह, है ना। हो गया, बस बन गई बैलेंस शीट, तो बन गई, तैयार हो गई बैलेंस शीट, तो तैयार होगी। एक चीज और निकालनी है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हो गया क्या? अब देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए या तो आप ट्रेडिंग P&L बना सकते हो या इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो। इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी, जीपी में से माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो क्या आएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करोगे इंटरेस्ट तो क्या आएगा ईबीटी, माइनस करोगे टैक्स तो क्या आएगा ईएटी। और ईएटी हमारे पास है 375,000। बेटा टैक्स की रेट 50% है, तो ये ईएटी भी 50% है, इसका मतलब सेम ही आ गया। तो ईबीटी क्या होगा, ऐड कर दो 7 लाख, इंटरेस्ट है हमारे पास 60,000, तो ईबीआईटी क्या हुआ, नहीं 8-10 8-10 होएगा ना। सेल्स है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। अब बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग, कितना हो गया 33 लाख, ये आंसर आ गया। डेढ़ बजे फ्री हो जाओगे ना तुम, 1:30 बजे फ्री। गलत है तो ये।
गलत है तो आप कैसे भी रह लो, भगवान को हर कैसे नहीं रख सकते। गलत तो गलत, मतलब अब गलत कहें या सही कहें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि क्या पता, क्या पता लेकिन मुझे लगता है कि भगवान को शुद्ध तरीके से, एकदम शुद्ध तरीके से रखना। भाई उनके लिए तो शुद्धता वो रखनी होगी, आप कैसे भी रह लो। ना तो भी उनके लिए एकदम सिस्टम होता है, आप कैसे भी रह, आप मनुष्य हो गई। लेकिन वो जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन वो शुद्धता से। टाइम टू टाइम सारे सिस्टम होने चाहिए। भाई शुद्ध मन से किया गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक सिस्टम होना चाहिए उनके लिए। हो गया। देखो इधर, बनाया है ना क्या ड्रेस। दिखाओ दिखाओ, वहीं से दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में देखिए वही आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, और क्या बनाना है, ये बैलेंस शीट तैयार करनी है। अभी बैलेंस शीट क्या है, ये पुराना क्वेश्चन, पुरानी बुक का क्वेश्चन है, तो उसमें उल्टी दी हुई है, नए वाले में आपको सही मिल जाएगी बैलेंस शीट। इसमें क्या, एसेट इधर आ गई, लाइबिलिटीज इधर आ गई, तो नई वाली में सही मिल जाएगी आपको। फॉर्मेट नहीं, ये स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट आप कैसे भी लिख दो, टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज मैच होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो इसमें नोट्स एंड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है वो निकालना है। कॉमन स्टॉक गिवन है, गिवन नहीं है, गिवन है 1 लाख। कॉमन स्टॉक क्या होता है, शेयर कैपिटल। कॉमन स्टॉक ही शेयर, लाइब्रेरी साइड में स्टॉक थोड़ी ना आता है, लाइब्रेरी साइड में स्टॉक थोड़ा ना आएगा, स्टॉक तो कहाँ आएगा, इन्वेंट्री ये रहा, असेट में आएगा वो तो। ये कॉमन स्टॉक मतलब शेयर कैपिटल, इसको आप लिख लो, ध्यान रहेगा, ब्रैकेट में लिख लो शेयर कैपिटल। अब शेयर्स कहाँ खरीदे बेचे जाते हैं, कौन से मार्केट में, रिलेट करो ना, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, है ना। रिटेन अर्निंग गिवन है, टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगी, मतलब इसमें तो एक चीज निकालनी है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये उल्टा दिया है, ये तो मैंने कहा नई वाले क्वेश्चन में सही होगा। कैश गिवन नहीं है, निकालना है, अकाउंट रिसीव निकालना है, इन्वेंट्री निकालनी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट निकालना है, ये टोटल सेट, ये चीजें आपको निकालनी है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम बैलेंस शीट फॉर्म कीजिए, बस कॉपी में बैलेंस शीट बना लीजिए। आपको को सही करके लिखना चाहे तो सही करके लिख दीजिए,
नहीं तो जैसा गिवन है वैसे लिख दीजिए। तो आपको क्या क्या गिवन है? करंट लायबिलिटी में पेबल्स गिवन है, बस एक आइटम है। लॉन्ग टर्म डेब्ट गिवन नहीं है, शेयर कैपिटल गिवन है और रिजर्व गिवन है। इधर असेट साइड में प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन नहीं है, निकालना है। और करंट असेट में कैश, रिसीवेबल और इन्वेंट्री, ये 3 आइटम है ना, ये निकालने हैं आपको। अब करंट रेशियो गिवन है क्या? देखो कितना करंट रेशियो नहीं है, क्विक रेशियो है। तो क्विक रेशियो कितना है? क्या फॉर्मूला आता है? क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और कितना 1 है क्या? तो क्विक असेट कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, और क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेटवर्थ है ना। क्या फॉर्मूला होगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन नेटवर्थ। और ये कितना है? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू नेटवर्थ। और नेटवर्थ में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आ गया अपने पास, यानी टोटल लायबिलिटी होगी 4, ये भी 4, ये हो गया ना। अब क्या गिवन है? असेट टर्नओवर। क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स अपॉन कितना कितना ही। तो इससे क्या आ जाएगा? सेल्स 2.5 इंटू टोटल असेट। सेल्स आ गई हमारे पास। और जीपी भी गिवन है 10%। तो 10 लाख का 10%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया? कॉपी करो यहां तक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकली, करंट असेट नहीं है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर है। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक। और ये कितना है? 9। तो स्टॉक कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 9, यानी 1 लाख। ये लो जी, स्टॉक आ गया अपने पास 1 लाख का। अभी तो हुआ थोड़ा टाइम पहले।
हो गया ये? अब एक शायद एक रेशो और गिवन होगा, कलेक्शन डेटर टर्नओवर रेशो। कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है क्या? इससे डेटर आ जाएंगे। डेटर्स कलेक्शन पीरियड क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, और ये कितना है 18। तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा 20, और डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स। तो इससे डेटर्स आ जाएंगे, डेटर्स इक्वल्स टू पूरी सेल्स ही क्रेडिट सेल्स है 50,000। ये लो जी, डेटर्स भी आ गए हमारे पास 50,000 रुपये। कर लिया? अब देखो करंट असेट क्या होती है? क्विक असेट प्लस स्टॉक। क्विक असेट हमारे पास आ गई है 1 लाख, और स्टॉक हमारे पास आ गया है 1 लाख, 2 लाख। तो कैश कितना हो जाएगा? तो करंट असेट में से स्टॉक घटा दो और डेटर्स घटा दो, तो 50,000 कैश हो गया। और फिक्स असेट क्या हो जाएगा? टोटल असेट में से करंट असेट हटा दो, 4 लाख में से 2 लाख हटा दो, तो ये फिक्स असेट हो गया। अब अपने पास फिक्स असेट भी आ गई है, कैश भी आ गया है, और करंट असेट भी आ गई है। लो जी, बैलेंस शीट तैयार होगी, कॉपी कर लो। आवाज आ रही है? कोई भी मारा है? चित। हो गया डन? ये लो जी बैलेंस शीट। बताओ, 10 तो क्वेश्चन अपने हो गए इसमें पूरे। अब आपको तो और करा दूं या चैप्टर 1 करा दूं, बताओ। हो है? बहुत सारे हैं, ऐसे ही हैं सारे। भाई एक काम कर लेना ना, अपन मंडे को इसकी और प्रैक्टिस कर लेंगे। आप भी ट्राई करके आना। हाँ हाँ। ये तो मंडे को अपन और प्रैक्टिस कर लेंगे इसके। आप भी प्रे कर आना, आगे की क्वेश्चन 10 तक हो गए अपने, आगे के आप लोग कर आना। सफिशिएंट अपनी प्रैक्टिस हो गई है इसमें, आगे की कर आना। कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन चैप्टर 1 पढ़ लेते हैं।
हाँ FM 70 नंबर का आता है, FM 70 नंबर का और वो 50 नंबर का, दोनों में 10-10 नंबर के ऑप्शंस हो गए 120। डिपेंड करना चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि पूरे नंबर आते हैं। बाई चांस कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको लगे टाइम लग रहा है, नहीं हो पा रहा, तो फिर आप थ्योरी पे जाओ। नंबर के हिसाब से करो ना, बाइफरकेशन आपको बताया तो था मैंने कल। मैंने आपको समझाया था कल, मार्क्स के हिसाब से बाइफरकेशन कर लो। आपका पेपर 60 नंबर का आराम से उस पीरियड में हो जाएगा जिस पीरियड की उसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि बड़े आते हैं क्वेश्चन, भाई आपको 10 नंबर का दे दिया और आप उसी में घंटा भर लगा रहे हो, ऐसा नहीं आता कोई क्वेश्चन। वो तब लगता है घंटा भर जब आपको याद नहीं हो, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं है वो। तो आप जब मॉक टेस्ट करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा मॉक टेस्ट से। चलिए चैप्टर 1 पे आ जाओ। आप लोग बुक लाए हो क्या? नहीं लाए तो इसमें देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ जी, चैप्टर 1 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मोबाइल पे निकाल लो आप, जैसे कुछ नोटिंग करनी हो तो। नहीं, कुछ नोटिंग करनी हो बाई चांस तो अंदर क्या लिखा हुआ देखना। हम्म, देखिए बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है पैसों की, है ना। अब पैसा कितना चाहिए ये डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिजनेस चालू किए और कितना भी पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक एक रुपए की कीमत होती है। आपका बिजनेस में जो भी पैसा लगा होता है, एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है। फ्री का नहीं है वो। आपने उधार लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपका खुद का है तो भी उसकी कॉस्ट आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक भी रुपया फ्री का नहीं है। तो उतना ही पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए जितना रिक्वायर्ड हो। ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए, कम भी नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा लगाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम लगाओगे तो आप ढंग से बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो उतना ही लगाना है जितना रिक्वायर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि ज़रूरत क्या है, ये चीज़ पता की जाए, एस्टिमेट किया जाए कि कितने फंड्स रिक्वायर्ड है हमें बिजनेस करने के लिए। पहली स्टेप। और अब उस रिक्वायरमेंट के बाद हमें क्या पता करना होता है कि वो पैसा आएगा कहाँ से। जैसे हमें बिजनेस करने के लिए 10 लाख चाहिए, तो आएंगे कहाँ से, उसके सोर्सेज पता किए जाते हैं, कहाँ से कितना पैसा आएगा। कैपिटल मिक्स तैयार किया जाता है। चैप्टर नंबर 5 पढ़ा कि कौन सा कैपिटल मिक्स हमारे लिए बिजनेस के लिए बेटर होगा, यानी हम पैसा ओन फंड से लाएं कि डेब्ट फंड से लाएं, ओन फंड से कम लाएं कि डेब्ट फंड से ज़्यादा लाएं। ये डिसाइड किया जाता है, कैपिटल मिक्स तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या हुआ, हमें ये पता करना है कि हमारे को पैसा कितना चाहिए। और फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ, कहाँ से लाना है, अरेंजमेंट। तो पहला स्टेप एस्टिमेशन,
दूसरा स्टेप अरेंजमेंट। पहला स्टेप होता है एस्टिमेट करना, दूसरा स्टेप होता है उसको अरेंज करना, कहां से आएगा वो पैसा। तो हमने एस्टिमेट किया 15 लाख चाहिए, हमने एस्टिमेट कर लिया कि 15 लाख रुपए चाहिए। अब वो पैसा आएगा कहां से, इक्विटी शेयर से आएगा कि प्रेफरेंस शेयर से आएगा कि डिवेंचर से आएगा, वो अरेंजमेंट कर लिया। अरेंजमेंट करने के बाद उसे क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन, कि वो पैसा लगेगा कहां, पैसा लगेगा कहां। हमें बिजनेस करने के लिए फिक्स एसेट भी चाहिए होती है, लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, और हमें करंट एसेट भी चाहिए होती है, स्टॉक भी चाहिए होता है, कुछ पैसा कैश में रखना पड़ता है, कुछ पैसा बैंक में रखना पड़ता है, कुछ उधार देना पड़ता है, वो भी हमें चाहिए, वर्किंग कैपिटल जिसे हम बोलते हैं। तो एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि वो पैसा लगेगा कहां और कितना लगेगा, कितना फिक्स एसेट में लगेगा, कितना वर्किंग कैपिटल में लगेगा। और दोनों के लिए हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, फिक्स एसेट में कितना लगेगा कैपिटल बस्टिंग चैप्टर नंबर 7, कितना वर्किंग कैपिटल में लगेगा चैप्टर नंबर 10। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की कमी बिजनेस को नुकसान दे सकती है, दोनों की अधिकता बिजनेस को नुकसान दे सकती है, दोनों को हमें किस लेवल पे रखना है, आइडियल लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल। तो पहले हमने क्या करा, एस्टिमेट किया, फिर क्या करा, और फिर बाद में उसे प्रॉपरली अप्लाई किया, प्रॉपर एप्लीकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो गया? नहीं, अब हमें उसे डे टू डे बेसिस पे कंट्रोल भी करना होता है। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज कंट्रोल। डे टू डे बेसिस पे उसे कंट्रोल करना है। ये वन डे एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि क्या होगा, अभी तो आपने खाली एक एस्टिमेट बेसिस पे सारी चीजें कर ली, अब जैसे जैसे बिजनेस करोगे वैसे वैसे आपकी रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा होगी, तो उस कम या ज्यादा रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई अचानक से, कहाँ से लाओगे, आपके पास पैसा अधिक आ गया, उसका क्या करोगे। तो डे टू डे बेसिस पे भी इसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है, और उसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बिजनेस में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको एस्टिमेट करते हैं, अरेंज करते हैं, अप्लाई करते हैं, और रेगुलर वे में कंट्रोल करते हैं। और ये सब क्यों करते हैं? ताकि हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकें। और क्या होता है बिजनेस ऑब्जेक्ट? बिजनेस ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट भी मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। जो भी अपना प्रॉफिट है उसको हम क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है ये भी चीज इसमें कवर हो गई, दोनों चीज कवर हो गई। अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट होते हैं मेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको कॉपी में लिख लो, ये मतलब पढ़ के जाना है, कॉपी में लिख लो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा ये दो एस्पेक्ट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो मुख्य काम हो गए। प्रोक्योरमेंट मतलब अरेंजमेंट करना, प्रोक्योरमेंट मतलब अरेंजमेंट करना, है ना, पैसे का अरेंजमेंट, एस्टिमेट करके अरेंजमेंट करना कितना चाहिए, फिर उसका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कहां से होगा? दो सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को क्या बोलते हैं? ओन्ड फंड, और एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? डेब्ट फंड। इंटरनल सोर्स में क्या आता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स। और एक्सटर्नल में क्या आता है? डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, बॉन्ड्स। ये सब किस में आते हैं? एक्सटर्नल में आते हैं। और हमें इन दोनों को मिक्स करके कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, ठीक है ना। वो किसका मेन एस्पेक्ट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एस्पेक्ट।
फिर उस पैसे को क्या करना है, यूटिलाइज करना है। मैंने बताया दो जगह यूटिलाइज होता है, या तो फिक्स असेट में या करंट असेट में, जिसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इन दो जगह हम पैसे को लगाते हैं। तो ये दो मेन एस्पेक्ट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है। ये कवर्ड हो गई यहाँ पे चीज, ठीक है। कहाँ कहाँ से पैसा आएगा उसके नाम दिए हुए हैं, ये सब पढ़ा हुआ है। इक्विटी, डिवेंचर पढ़ा हुआ है अपने सेकंड चैप्टर में। फंड फ्रॉम बैंक्स, इतने सारे सोर्सेज सब पढ़ा है ना हमने सेकंड चैप्टर में। इंटरनेशनल फंडिंग, ठीक है ना, ये सब हमने पढ़ा है। ये तो एंजल इन्वेस्टर हो गया ना। एंजल फाइनेंसिंग क्या होता है, जैसे किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो पैसा देने को तैयार हो जाता है, उसको एंजल फाइनेंसिंग बोलते हैं अपन। is a form an equity financing where an angel investor is a wealthy individual who provides capital for a startup. कोई वो स्टार्टअप हो गया ना जैसे शार्क टैंक, वो एंजल फाइनेंसिंग होगी। आइडिया चुराना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर इनोवेशन डालने एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट होता है। एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट होता है। अब आइडिया चुरा के एग्जीक्यूट करो या अपना एग्जीक्यूट करो वो कभी नहीं लगती, नहीं लगती। नहीं लगती तो पैसा डूबता आधों से ज्यादा के फ्लॉप होते हैं और इसीलिए होते हैं। अरे इसलिए तो हर आदमी अमीर नहीं होता ना। अमीर वही होता है जो जिसमें स्मार्ट हो, नॉलेज हो, अक्ल सब हो। अच्छा, कई लोग पैसे वाला होके भी तुरंत खाली हो जाते हैं, हाँ, ऐसा भी होता है। और और कई लोग पैसे वाले होके रिटेन करके रखते हैं, ये भी चीज होती है इम्पोर्टेंट। यानी दोनों भाइयों को देखो आप, एक भाई कहाँ पहुंच गया और एक भाई कहाँ पहुंच गया, जबकि दोनों जब बराबर हुए तो दोनों के इक्वल फंड्स थे। मान लो ज्यादा लिया होगा लेकिन इक्वल, अपन तो इक्वल माने ना। आप देखो एक कहाँ पहुंच गया, एक कहाँ पहुंच गया। तो कमा के उसे रिटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूटिलाइजेशन मैंने बताई दिया आपको। इवोल्यूशन के बारे में है ये, अब आप देख लेना अपने आप, कब ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज, मॉडर्न फेज, है ना। ये इवोल्यूशन, क्रांति देख लेना हाँ जी। फाइनेंसिंग डिसीजन, तीन प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखो, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या डिसीजन टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। बेटा तीन प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तीन प्रकार के, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड लिख लो आप ताकि याद रहे। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, देखो तीन डिसीजंस है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन। बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कौन कौन से सोर्स हमारे लिए फायदेमंद है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, इक्विटी शेयर से कितना आएगा, डिवेंचर से कितना आएगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये सब डिसाइड करता है। ये सब किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अब वो पैसा आया उसको कहाँ कहाँ लगाना है, अपने को कितना फिक्स एसेट में लगाना है, कितना करंट एसेट में लगाना है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। और ये सब करने के लिए, ये सब करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी होगा, उस प्रॉफिट का हमें क्या करना है, उस प्रॉफिट को क्या हमें डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को देना है या नहीं देना, और देना है तो कितना देना है, ये किसका पार्ट है, डिविडेंड डिसीजन का, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के डिसीजन लिए जाते हैं और हमारी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी पर बेस्ड है। हमने पूरे 10 चैप्टर पढ़े, उसमें करा क्या हमने, ये तो पढ़ा भाई, आप समझना। हाँ, हमने फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए कौन से चैप्टर पढ़े, हमने चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। 4 क्या था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा लाएंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी। 5 क्या पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्स क्या रखना है, उसकी थ्योरीज क्या है। 6 क्या पढ़ा, लीवरेज, ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग डिसीजन का।
फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम दो तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स एसेट से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म मतलब वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। वर्किंग वाला चैप्टर फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल, इसके लिए हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 10 और इसके लिए पढ़ा 7 और 8 कैपिटल बस्टिंग। और एक डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन, ये भी पढ़ा हमने, इसके लिए चैप्टर नंबर 9 डिविडेंड डिसीजन। वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, वो सब इसमें आ गया। तो हम पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़े, डिसीजन लेना ही तो पढ़े, ठीक है ना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 प्रकार के डिसीजन है जो हमें लेने होते हैं। अब बचे कितने चैप्टर हो गए, 4 से 10 हो गए। 1, 2, 3, 1 अपन पढ़ ही रहे हैं, 2 थ्योरी का है टाइप्स ऑफ फाइनेंस, 3 रेशियो का था। इसके अलावा सारे चैप्टर डिसीजन मेकिंग के ही थे, इसलिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, केवल फॉर्मूलेज हैं, सिस्टम है जो आपको समझना है। क्लियर हो गया 3 प्रकार के डिसीजन। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये आप मन से लिख सकते हो, इतने सारे पॉइंट है। टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट, बैलेंसिंग ऑफ कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लोज, ensuring that there is sufficient level of short term working capital, setting sales revenue target that will deliver growth, increasing gross profit by setting up correct pricing for product or services, controlling the level of general and administrative expenses, or finding more cost efficient ways of running the day to day business operation, and tax planning। ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, काम ही है। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए तो करते हैं, इसलिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई, वो स्कोप ही तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या क्या करना है हमें, एस्टिमेट करना है, अरेंजमेंट करना है, एप्लीकेशन करना है, कंट्रोल करना है, ये स्कोप ही तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं। मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, कंटेंट पूरे होने चाहिए, बस पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है, या तो पूछेगा कि बताओ क्या ऑब्जेक्ट है, तो 2 ऑब्जेक्ट लिख दिया, उनके बारे में लिख दिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि खाली ये पूछेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच क्या होती है, कई बार ये पूछेगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच क्या होती है, कई बार ये क्वेश्चन आया कि दोनों में से बेटर कौन सी है, कई बार ये आया कि दोनों में डिफरेंस बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए, वो मैं बताता हूँ ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो अपने दिमाग में क्या चीज़ ध्यान रखनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते समय, तो ये 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 में से एक फॉलो करना होता है, ऐसा नहीं दोनों में से एक फॉलो करना होता है। या तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, या हमारा ऑब्जेक्ट होगा वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का। तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें पता होना चाहिए, क्या हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, क्या हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, हम चाहते हैं कि हम इस प्रकार से डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। किसको, इन्वेस्टर को। खूब कमाओ खूब बांटो, शॉर्ट में बात करें, इसकी नीति है। खूब तो कमाओ और खूब बांटो, शेयर होल्डर को खुश रखो, खूब कमाओ खूब बांटो। इसकी नीति क्या है, खूब कमाओ, कमाना तो जरूरी है, खूब कमाओ, बांटो मत, उसको रिटेन्ड करो और फर्दर इन्वेस्टमेंट करो ताकि ग्रोथ हो और वेल्थ बढ़ सके। कर सकते हैं, वो तो वो वाली बात हो गई ना, जो मॉडरेट वाली बात हो गई। नहीं, मेरी बात सुनो, अब देखो दोनों में इन्वेस्टर को फायदा है। ज्यादा फायदा किस में, आप देखो, आप खुद सोचो, इसमें क्या हो रहा है, खूब कमाओ खूब बांटो, इसमें क्या हो रहा है, खूब कमाओ बांटो मत, रिटेन करो और उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करो ताकि वेल्थ बढ़ सके, ग्रोथ हो सके।
अब डिसाइड आपको करना है विच वन इज बेटर। तो दोनों के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स है। हाँ, दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स है। यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो फायदा तो आपको मिलेगा। आप डिविडेंड के रूप में ले लो या कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में ले लो। अब ज्यादा फायदा किस में, वो आपको तय करना है। ज्यादा बेटर ये शॉर्ट टर्म में ये बेटर है। ये कब बेटर है, ये किन के लिए बेटर है? स्टेबल कंपनीज के लिए, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं और आगे उनको कुछ करने के लिए नहीं है, मतलब वो अपने रूटीन काम करती रहेंगी। ये किन के लिए? स्टार्टअप्स के लिए, जो शुरू होती है और बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, उनके लिए। इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा इसमें होता है, इसमें रूटीन फायदा होता है, नॉर्मल स्टेबल, इसमें स्टेबल इनकम आती है, इसमें ट्रेमेंडस फायदा होता है। ये लॉन्ग टर्म में बेस्ट है। अच्छा, अब देखो डिफरेंस में बता रहा हूं। इसमें ये अप्रोच शॉर्ट टर्म है, स्टेबल कंपनीज फॉलो करती है, फर्दर इसमें ग्रोथ नहीं होती है, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन टाइम वैल्यू का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता, रिस्क का ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म में काम आती है, इसमें डिविडेंड नहीं मिलता, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, ग्रोथ होती है फर्म की, असेट बढ़ती रहती है, तभी तो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। टाइम वैल्यू का यूज किया जाता है, इसमें टाइम वैल्यू का यूज किया जाता है। टाइम वैल्यू होता है ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसका यूज होता है इसमें। यानी इसमें जो टाइम वैल्यू क्या होती है, हर साल इन्फ्लेशन के कारण नुकसान होता है ना, ये अप्रोच उसका ध्यान नहीं रखता। ये अप्रोच उसका ध्यान रखते हुए आपको फायदा पहुंचाता है। इसमें रिस्क को भी कंसिडर किया जाता है, इसलिए ज्यादा बेटर कौन सी है, तो डिफरेंस भी आ गया, कौन सी बेटर है ये भी आ गया। आगे समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। अब इसमें आप ये पढ़ोगे ना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की डेफिनेशन दे दी है ना, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की डेफिनेशन दे दी, और नीचे देखो इसमें डिफरेंस बता दिया दोनों में। इसमें डिफरेंस भी बताया हुआ है ना, मैंने आपको बता ही दिया। इसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिट वर्सेस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, इसमें देखो इसमें डिफरेंस बताया गया, कॉन्फ्लिक्ट। ये देखो डिफरेंस आ गया, मैंने ज्यादा बताया आपको डिफरेंस। रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो आपका रोल क्या होना चाहिए? अब ये तो आप पढ़ सकते हो। हाँ, सीएफओ हुई फाइनेंस ऑफिसर, उसका रोल फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग करना, मतलब मन से लिख सकते हो आप, है ना, बेसिक चीज पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है इसका। ये स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है। सबसे ऊपर सीएफओ होता है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है, उसके नीचे ट्रेजरर, कंट्रोलर होते हैं, मतलब हायरार्की दे रखी है आपको एम्प्लॉइज अपॉइंटमेंट की। नीचे नहीं है, इसी का पार्ट है ना, देखो नीचे दीजिए, इसी के पार्ट है, जगह नहीं थी ऊपर नीचे लिख दिए। हम्म, रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन टूडेज वर्ल्ड विज द पास्ट। पहले क्या रोल था, अब क्या रोल है? पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ है। बजटिंग पहले भी होती थी, अब भी होती है। फोरकास्टिंग पहले भी होती थी, अब भी होती है। अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग पे फोकस था, अब अकाउंटिंग तो सॉफ्टवेयर से हो जाती है। अब फोकस किस पे आ गया, मैनेजिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, है ना। ट्रेजरी मैनेजमेंट होता था पहले, अब प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होते हैं, मतलब देख लेना, है ना। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जहां आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आपकी पैसे लिक्विडिटी खत्म हो जाती है
और ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप अपने लोन्स वगैरह पे नहीं कर पाते हो। ऐसा कब होगा? जब डेप्ट ज़्यादा होंगे, खुद की ओन्ड कैपिटल कम होगी, वो सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी वाली पोजीशन हो जाती है वो, है ना। वो वो एक ही बात होगी, लिक्विडिटी खत्म हो गई, पैसे ही नहीं है, अटके हुए हैं, आ नहीं रहे। रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद रिलेटेड डिसिप्लिन। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरे डिसिप्लिन से क्या रिलेशन है? जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अकाउंटिंग से क्या रिलेशन है? डेटा कहाँ से उठाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अकाउंटिंग से तो उठाता है। कॉस्ट के डेटा कहाँ से उठाता है? कॉस्ट से उठाता है। उसके बेसिस पे तो एनालिसिस होती है। ये बहुत नया पॉइंट जुड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट, है ना। एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। पहली बात तो एजेंसी कॉस्ट क्या होती है और उसकी प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चों, कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है? एक सिंगल ओनर होता है, उसी का पैसा लगा होता है और वही संभालता है। पार्टनरशिप में भी क्या होता है? दो या दो से ज्यादा पार्टनर लोग होते हैं, वो पैसा लगाते हैं, उन्हीं का कंट्रोल होता है। कंपनी में क्या होता है? कितने सारे लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन कंट्रोल उनका नहीं होता। वो कंट्रोल किसको दे देते हैं? मैनेजमेंट को देते हैं, डायरेक्टर्स को दे देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो एक तरह से कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में कौन काम करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है एज एजेंट, एज एजेंट। और बदले में उन्हें क्या देना पड़ता है? रेम्यूनरेशन देना पड़ता है, रेम्यूनरेशन देना पड़ता है ना। तो दैट इज कॉल्ड एजेंसी कॉस्ट। अब एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट्स। शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमने शेयर होल्डर ने तो क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिया। अब कंपनी कौन संभालेंगे? वो संभालेंगे। अब होता क्या है यहाँ पे? शेयर होल्डर को कुछ पता नहीं होता और सारा काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब वो गलत भी कर सकते हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एजेंसी प्रॉब्लम। और इसके कारण जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एजेंसी कॉस्ट। अब इसे कैसे सुधारा जाए? तो इसके सुधारने का एक तरीका है कि रूटीन बेसिस पे मीटिंग होनी चाहिए, उनमें कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और शेयर होल्डर्स में, मेंबर्स में अच्छा कम्युनिकेशन हो। तो ये, और जो अपॉइंट किए जाएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो इंटीग्रिटी के साथ और उनकी नॉलेज हो, क्वालिफिकेशन हो, उसके साथ वो अपॉइंट किए जाएं, तो फिर ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो आपने ऐसे आदमी को अपॉइंट कर दिया जो केवल खुद की सोच रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो क्या होता है? खुद की सोचते सोचते नुकसान देने लग जाता है शेयर होल्डर्स को, वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसको, प्रॉब्लम को दूर करने का एक ही तरीका है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो उनका 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 रेम्यूनरेशन, देखो क्या लिखा है, उनका रेम्यूनरेशन प्रॉफिट लिंक कर दो। प्रॉफिट लिंक करने से क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो ही उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो अब वो क्या सोचेंगे? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो कंपनी को, तो वो इस तरह से काम करेंगे, है ना। Employee is also designed to address the issue with the underlying assumption that the maximization of stock price is the objective of the investor। भाई उनको कहा जाए कि भाई प्राइस आपको ज़्यादा करनी है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो। मन से लिख सकते हो आप ये चीज़ें। चैप्टर खत्म, ठीक है। अब आप पढ़ लेना इसको। अब अपन क्या करेंगे? मंडे को जो रेशियो एनालिसिस है की प्रॉब्लम ले लेंगे, और ये चैप्टर 1 पढ़ के आ जाना एक बार, ठीक है। एक बार फटाफट, एक बार क्या करो, क्विक रिव्यू कर लो, कुछ चीज़ रह गई हो। एक बार चैप्टर 1 का, आपके पास मोबाइल है ना, क्विक रिव्यू कर लो, फटाफट क्विक रिव्यू करो, ताकि आप हाथों हाथ पूछ सको, क्योंकि अपने पास टाइम है 10 मिनट है। फोन घर पे भूल गई।
एक बार फटाफट क्विक रिव्यू कर लो कि हाँ भाई ये चीज़ समझनी है दोबारा से। देख लो, फोन में देखो। भाई पहले तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको, और उसके बाद में डेफिनेशन मीनिंग है। देख लो इसमें कुछ पूछना हो तो। विज विज मतलब इसके साथ साथ इसको ऐसे भी समझा जाए। एज वेल एज। वेंचर कैपिटल आपको चैप्टर 2 में बताया था, न्यू स्टार्टअप्स को कोई लोन वगैरह नहीं देता क्योंकि रिस्क होती है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को वेंचर कैपिटलिस्ट लोन देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? एक कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत फाइनेंशियली साउंड है, जो रिस्क उठाने को तैयार हो जाती है, वो उनको लोन प्रोवाइड करती है। इसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट 4 प्रकार से फाइनेंस करता है: इक्विटी के रूप में, कंडीशनल लोन के रूप में, पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर्स के रूप में, है ना, और हाइब्रिड मतलब क्या बोलते हैं उसको, कन्वे इनकम नोट के रूप में। विदाउट सिक्योरिटी इन जनरल जैसे अपन उसमें देखते हैं 25 लाख 50 लाख यही मिलता है, और तो क्या। आप इस स्टार्टिंग में आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपको ऐसा नहीं कि कोई भी 5 करोड़ दे देगा, वो देगा 25 लाख 50 लाख। हाँ, आप उनको काम करके दिखाते जाओ कि देखो हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, और पैसे मिलते जाएंगे। होता है, टुकड़ों में पैसे मिलता है। लोन नहीं, नहीं, वेंचर कैपिटलिस्ट तो लोन ऐसे नहीं देता ना। मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद में ये हो गया मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट: प्रोक्योर करना और यूटिलाइजेशन करना। देख लो इसमें कुछ पूछना हो। एक ही दो थ्योरी होगी, चैप्टर 1 और 2। टाइप्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा है ना अपन ने चैप्टर 2। नहीं, लास्ट में पढ़ाया था जब आप फिर चले गए। एक मिनट, इसमें वेल्थ मैक्सिमेशन में, एक मिनट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई। इसके बाद में आ गया अपना इन इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के बाद है स्कोप। स्कोप के बाद आ गया ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और हाँ, अब बताओ इसमें। तो ये तो इसमें है कि भाई अपन क्या ध्यान रखेंगे कि कितना पैसा आया और कितना अपन लगा रहे हैं। ना ना ना, इसमें नेट प्रॉफिट को ध्यान नहीं रखने ना डिसीजन लेने के लिए। कितना पैसा आया और कितना हम अप्लाई कर रहे हैं उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट, उस अप्रोच पे चलते हैं ये। तो देखो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन होता है, प्रॉफिट में नहीं होता। फिर कहाँ चले गए? तुमको पढ़ने के लिए बोला। इजी है ये चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। ऐसा होगा कि 5 नंबर
इसमें से कभी कभी आता है 3-4 नंबर का। वो आप देखोगे ना, आपको एबीसी एनालिसिस में मार्क्स का वो दिया हुआ है पिछले 10 की। रेट हो रही होती है बिल्कुल होल्डर। फिर हेलो। हाँ हाँ जी। हम्म। मेरे को तो ऐसा लगता है ऐसे फंसना नहीं चाहिए तुरंत प्रभाव। समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन ठीक है वो निकल लेना चाहिए। नहीं हुआ तो कंपनी पलट गई तो दोनों बातें हो सकती है। कितने हैं यहाँ पे? 500 रुपए के लिए क्या सोच रहे हो? नहीं, एक्स्ट्रा 500 के लिए क्या सोच रहे हो? निकल लो और क्या। मंडे को जो भी लगे, सर्किट लगे नहीं लगे, निकल लो।
रख लो। दोनों हो सकता। हाँ तो ये तो कह रहा हूँ मैं, अब मंडे को जैसे भी सिचुएशन। हाँ याद करना पड़ेगा ना इसलिए। हो गया, कितने रखें आज के लिए? Record.